तो कैसी हो मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं मिस्टर एक्स आज एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही ज्यादा खौफनाक और दिल को झकझोर देने वाली घटना को सामने लेकर आया हूं। जब ये घटना पहली बार मेरे सामने पहुंची तो मैं भी हैरान हो गया कि कोई इतना ज्यादा जलन की भावना कैसे रख सकता है। अब देखो, हम सभी जॉइंट फैमिली में रहने वाले लोग हैं। हमारे अपने चाचा ताई रिश्तेदार सभी आपस में कनेक्ट रहते हैं और एक दूसरे को बुरे वक्त में साथ देते हैं। लेकिन हमारे ही बीच में हमारी फैमिली मेंबर में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो परिवार में किसी एक को तरक्की करते देखकर उसकी कामयाबी से जलने लगते हैं। फिर उनसे लड़ाई झगड़ा करना, बात बात पर उनसे दिक्कत होना और हर रोज घर में कुछ ना कुछ क्लेश करते ही है। लेकिन चलो, यहाँ तक तो ठीक भी है, लेकिन कोई हद से भी ज्यादा आगे निकल जाता है और अपनी इसी अंधी भावना में उसे यह भी एहसास नहीं होता कि वह किसी अपने को ही नुकसान पहुंचा रहा है और उस नुकसान के बदले में उसके पूरे परिवार को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, इसका अंदाजा पूरी घटना घटने के बाद उनको एहसास होता है। तो आज जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूं वह कुछ ऐसे ही दिल को झकझोर देने वाली है, रिश्तों को शर्मसार करने वाली है कि आखिर इतना करीब और इतना खास इंसान होने के बावजूद भी कोई इतनी जलन अपने ही लोगों से कैसे कर सकता है। और जो मैं बताऊं वह एक तरह से आज के समाज की सच्चाई भी है। आज हर कोई यही तो कर रहा है। आपकी सक्सेस से दूसरा वाला खुश नहीं होता है, बल्कि वह जलन करने लगता है। अच्छा, तो जो भी साथी पहली बार आए हैं वह हमारी फैमिली से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए अब शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी नवीन की है। अपनी मेहनत के दम पर नवीन ने काफी कुछ हासिल किया था, लेकिन इतना सब पाने के बाद उसने इसकी जो कीमत चुकाई वो काफी भयानक थी। नवीन एक गरीब घर का लड़का था। वह पढ़ाई लिखाई में काफी होशियार था। 3 भाइयों में एक लड़का था। वह उसके माँ बाप को उससे काफी ज्यादा उम्मीदें थीं और इसी वजह से उसने अपने आप को अभ्यास की भट्टी में पूरी तरह से झोंक दिया था ताकि वो अपने परिवार को वह खुशी दे सके जिसके लिए उसके परिवार वाले हमेशा से तरस रहे थे। आखिरकार वह दिन भी आया जिसके लिए वह सारा परिवार इतने सालों से मेहनत कर रहे थे। नवीन की पढ़ाई पूरी हुई और नवीन की एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग गई। नवीन इससे काफी खुश था। नवीन अब अपने परिवार की छोटी छोटी खुशियों को भी बहुत अच्छे से पूरा कर रहा था। उसने अपने पैसों से अपना कच्चा घर पक्का बनाया। नवीन से सारी बहनों की शादी नवीन के पिता ने अच्छे घरों में करवा दी थी और अब उनकी शादी के बाद नवीन के घर के हालात सुधरने लगे थे। नवीन की जॉब से पहले तो उसकी बहनों को नवीन से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हाँ, उस समय चूंकि नवीन के घर के हालात इतने सही नहीं थे, इसलिए उसकी बहनें अपने घर के बड़े बड़े फंक्शन में नवीन को नहीं बुलाती थी, क्योंकि इससे सब लोगों के बीच उनका अपमान जो होता था। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। नवीन अपने सभी जीजाओं से अच्छा कमा रहा था। अब नवीन का कच्चा घर पक्का बन चुका था और घर में हर तरह की जरूरत की चीज भी थी। यहाँ तक कि उसने अपने माता पिता के कमरे में एसी भी लगवा दिया था। नवीन ने अपनी माँ रत्ना के आराम के लिए घर में काम वाली भी लगवा रखी थी। इस वजह से नवीन की बड़ी बहन आंचल को उससे थोड़ी थोड़ी जलन भी होने लगी थी। दोस्तों, हमारे रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं जो सामने से तो बहुत अच्छा बनते हैं, लेकिन उनके मन में हमारे लिए इतनी कड़वाहट होती है जितना कि हम सोच भी नहीं सकते। आप भले ही ये ना मानो, लेकिन हम सभी के जीवन में ऐसे लोगों की कमी नहीं होती। खैर, नवीन को इन सब का कोई अंदाजा नहीं था और चूंकि अब उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, इसलिए अब वो अपनी बहनों को भी तीज त्योहार पर काफी अच्छे अच्छे तोहफे देने लगा था। ये देखकर उसकी बहनों को और ज्यादा जलन होती। धीरे धीरे करके उसकी बड़ी बहन आंचल की जलन अपने भाई के लिए इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने एक खौफनाक कदम उठा लिया। इन सब की शुरुआत तब हुई जब नवीन ने एक नया फ्लैट खरीदा और उसके गृह प्रवेश में उसने अपनी सभी बहनों को बुलावा भेजा। उस नए फ्लैट को देखकर आंचल की आंखें फटी की फटी रह गई थीं, क्योंकि जहां वो अपने आप को नवीन से हमेशा ऊंचा समझती थी, आज उसे ये लगने लगा था कि उसका वो गरीब भाई और माँ बाप उससे काफी पैसे वाले हो गए थे। आंचल को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था
इसलिए अब वो कैसे भी करके अपने मायके वालों को दोबारा से गरीब देखना चाहती थी। आंचल को पता था कि वो अपने भाई से चाहे कितना भी मांग ले, उसका भाई मना नहीं करेगा और ना ही उसके पास कभी कमी आएगी। और आंचल अपने भाई से मांगकर खुद को उससे कम नहीं दिखाना चाहती थी। इसी दौरान उसने सोचा कि अगर वो अपने भाई के घर पर कोई टोना टोटका करवा दे तो उसका भाई इससे काफी परेशान हो जाएगा। मन ही मन ये करने का सोचकर आंचल अब किसी तांत्रिक को ढूंढने लगी। इसी दौरान एक अच्छे घर में नवीन की शादी हो गई। नवीन की शादी भव्य से हुई और भव्य भी नौकरी कर रही थी, जिसके कारण घर में अब काफी पैसा आने लगा था। नवीन की मां भव्य के आने से काफी खुश थी और उसे पूरी छूट दे दी कि वो अपने मन मुताबिक रहे। भव्य को घर के किसी काम को हाथ लगाने की जरूरत नहीं थी, सब काम उसे किए हुए मिलते, जिससे वो भी काफी खुश थी। कुल मिलाकर नवीन का परिवार पूरा हो चुका था। इसी दौरान आंचल को एक बंगाली तांत्रिक मिला और वो उससे जाकर मिली। उसने उस तांत्रिक को सब कुछ बताया और उससे अपने भाई के ऊपर टोटका करने को कहा। ये सुनकर उस तांत्रिक को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने आंचल को काफी खरी खोटी सुनाई कि तू कैसी बहन है जो अपने ही भाई का बुरा चाहती है। मैं इस नीच काम में तेरी मदद नहीं करने वाला। ये सब सुनकर आंचल ने नोटों की गड्डी उस तांत्रिक की ओर बढ़ा दी। वो तांत्रिक अभी तक तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन पैसा देखते ही उसकी नीयत बदल गई और वह फौरन आंचल का काम करने के लिए मान गया। लेकिन उसने कहा, देखो, अगर हमने तुम्हारे भाई के ऊपर टोटका किया तो आज नहीं तो कल उसे पता चल जाएगा और वह उसका कोई उपाय भी करवा लेगा। तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो चाहे कुछ भी हो जाए, उसका समाधान तब तक ना निकले जब तक कि वह चीज उसके घर से ना चली जाए। तब आंचल को भी ये बात सही लगी और उसने उसे यही करने के लिए कहा। उस तांत्रिक ने कहा, तुम्हारा काम हो जाएगा, कल तुम शाम के समय आना और मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा बक्सा तैयार करके रखूंगा। वह बक्सा तुम ले जाकर तुम्हारे भाई को दे देना, उसके बाद वही होगा जो तुम चाहोगी। यह सुनकर आंचल को काफी ज्यादा खुशी हुई और वह वापस घर आ गई। अगले दिन वह उस तांत्रिक के पास दोबारा गई और उससे वह लकड़ी का बक्सा ले लिया। वो बक्सा देते हुए उस तांत्रिक ने कहा, इस डिब्बे के 2 हिस्से होते हैं, एक तुम अपने पास रख लेना और बाकी पूरा डिब्बा अपने भाई को दे देना। इससे उसके जीवन में उथल पुथल आ जाएगी और फिर भले ही वो इस डिब्बे को कहीं भी गाड़ आए, इस डिब्बे की नकारात्मकता उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। इस डिब्बे में से नकारात्मक शक्तियां निकलनी तभी बंद होगी, तब इसका दूसरा हिस्सा इस पर लगाया जाएगा। ये सुनकर वो उस बक्से को देखने लगी। वो लकड़ी का छोटा सा बक्सा एक हाथ में ही आराम से आ रहा था। उस बक्से के ऊपर काफी अच्छे से नक्काशी की गई थी। वो देखने में काफी सुंदर लग रहा था। आंचल का मन कर रहा था कि वो उस बक्से को खोल कर देखे और वो ऐसा करने ही वाली थी कि तभी उस तांत्रिक ने उसे रोका और कहा, इसे खोलने की कोशिश भी मत करना। जो भी इस बक्से को खोलेगा, इसकी नकारात्मक शक्तियां उसके ऊपर ही हावी हो जाएंगी। इसलिए तुम जिसे भी परेशान करना चाहती हूं उसे यह बक्सा दे देना। उसके बाद क्या होगा वो तुम्हें मैंने अभी बता ही दिया है। यह सब सुनकर आंचल को काफी ज्यादा खुशी हुई और वह उस बक्से को लेकर सीधे नवीन के घर पहुंची। इसी दौरान उसने रास्ते से सोने के झुमके भी खरीद लिए थे ताकि वो नवीन को इन झुमकों के बहाने वो डिब्बा दे पाए। अब तक शाम हो चुकी थी। नवीन और भव्य भी अब तक घर आ चुके थे। अपनी बहन को वहां पर देखकर नवीन को काफी ज्यादा खुशी हुई और कुछ देर बाद बात करने के बाद आंचल ने उसे वह डब्बा और वह सोने के झुमके दे दिए और कहा कि वह भव्य के लिए लेकर आई है। नवीन को इससे काफी ज्यादा खुशी हुई थी कि उसकी बहन उसके बारे में कितना ज्यादा सोचती है और उसने बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे वह डब्बा ले लिया। भव्य ने भी वो झुमके लिए तभी आंचल बोली, मुझे यह डब्बा काफी ज्यादा पसंद आया तो मैंने सोचा कि भाभी अपने ये झुमके इसी डिब्बे में रख लेगी। वह डब्बा काफी ज्यादा सुंदर था। भव्य को भी वह काफी पसंद आया था, इसलिए भव्य ने बिना ज्यादा सोचे समझे वह डिब्बा खोल लिया। ये देखकर आंचल के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आ गई। उसने जो सोचा था वह आखिरकार पूरा हुआ और अब उसके भाई नवीन की जिंदगी में दुख ही दुख होगा।
ये सब सोचते हुए आंचल वहां से चली गई। आंचल अब काफी ज्यादा खुश थी कि अब उसका भाई पहले की तरह ही गरीब हो जाएगा, और इसी खुशी में वह घर पर अच्छा अच्छा खाना बनाने लगी। वहीं दूसरी तरफ नवीन के घर पर फिलहाल सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन आगे जो उसके साथ होने वाला था वो काफी भयानक था। रात के समय सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। नवीन भी कमरे में आकर अपना मोबाइल चलाने लगा कि तभी अचानक से उसकी मां भागती हुई उसके कमरे में आई और कहा कि जल्दी चलो, तुम्हारे पापा को अचानक से पता नहीं क्या हुआ। ये सुनकर नवीन और भव्य दौड़ते हुए उनके कमरे में आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि नवीन के पिता पसीने से लथपथ बिस्तर पर पड़े हुए थे। नवीन को समझते देर न लगी कि उन्हें हार्ट अटैक आया है, इसलिए उसने फौरन गाड़ी निकाली और अपने पिता को अस्पताल लेकर गया। समय पर आने के कारण उनकी जान तो बच गई, लेकिन नवीन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे, क्योंकि अभी पिछले महीने उसके पिता का चेकअप हुआ था, उसमें ऐसा कुछ नहीं आया था। खैर, वो लोग अगले दिन वापस घर आ गए। घर आकर नवीन अपनी पुरानी दिनचर्या पर लौट आया था कि इन सब के 2 दिन बाद जब नवीन और भव्य सो रहे थे, उसी दौरान नवीन को किसी ने झकझोर कर उठाया। जब नवीन ने आंखें खोली तो पाया कि उसके सामने भव्य खड़ी थी और वो उससे बोली, नवीन, मैंने एक डरावना सपना देखा था जिसकी वजह से मुझे बाथरूम जाने में डर लग रहा है, तो तुम चलो ना मेरे साथ। ये सुनकर नवीन ज्यादा कुछ ना बोलते हुए उठा और भव्य के साथ आ गया। नवीन बाथरूम के बाहर खड़े होकर भव्य के बाहर आने का इंतजार करने लगा। भव्य को बाथरूम में काफी समय हो गया था, लेकिन अभी तक वो बाहर नहीं आई थी। ये देखकर नवीन ने उसे आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अब इससे पहले कि वो दोबारा आवाज देता, पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नवीन एकदम से पलटा तो पाया कि भव्य उसके ठीक सामने खड़ी थी। ये देखकर नवीन काफी ज्यादा हैरान रह गया कि तभी भव्य बोली, अरे नवीन, आप यहां बाथरूम के बाहर क्यों खड़े हैं? ये सुनकर नवीन हैरानी से बोला, तुम यहां कैसे? तुम तो अभी बाथरूम गई थी ना, तुम बाथरूम से कैसे बाहर निकली? बाथरूम में तो कोई खिड़की भी नहीं है। ये सुनकर भव्य हैरानी से बोली, मैं तो कब से सो रही थी, अभी आपकी आवाज सुनकर मैं जागी हूं। ये सुनकर नवीन हैरानी से बोला, ये कैसे हो सकता है? तुम मेरे सामने बाथरूम गई थी ना, मुझे अच्छे से याद है, मैंने कोई सपना नहीं देखा था। ये सुनकर भव्य बोली, मैं तो आपके सामने खड़ी हूं, ना तो बाथरूम में कैसे हो सकती हूं? आपने जरूर कोई सपना ही देखा होगा, या फिर आप बहुत थक गए हैं तो आपको वहम हुआ होगा। अभी सुबह इसे देखेंगे, अभी चलकर सो जाइए, सुबह ऑफिस भी जाना है। ये सुनकर नवीन ज्यादा बहस न करते हुए चुपचाप सोने आ गया, लेकिन वो अब भी यही सोच रहा था कि अगर भव्य वहां नहीं थी तो बाथरूम में गया कौन था। अगले दिन भव्य ये बात भूल ही गई, वहीं नवीन अभी तक ये बात भूला नहीं था। सुबह जब नवीन नहा रहा था तब उसने बाथरूम को अच्छे से देखा, लेकिन वहां उस बाथरूम में उस एक दरवाजे के अलावा कोई और दरवाजा या खिड़की नहीं थी। नवीन को ये बात काफी अजीब लगी, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद उसे वहम ही हुआ होगा, इसलिए वो भी इस बात को भूलने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसी दिन जब भव्य ऑफिस से घर आ रही थी, तभी रास्ते में एक बाइक से टकराकर उसका एक्सीडेंट हो गया। हालांकि उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई थी, लेकिन पैरों में चोट आने के कारण उसे डॉक्टर ने कुछ दिनों तक आराम करने के लिए कहा था। इसी दौरान भव्य दोपहर में जब आराम कर रही थी, तभी अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसका दम घुट रहा हो। उसे उसकी गर्दन पर दबाव महसूस होने लगा, जिसके कारण वो एकदम से उठ बैठी। वो तेज तेज सांसें लेते हुए आसपास देखने लगी, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। ये देखकर भव्य ने सोचा कि शायद उसने सपना ही देखा होगा। यही सोचकर वो दोबारा से सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे नींद नहीं आई, इसलिए वो बाथरूम जाकर फ्रेश होने लगी। बाथरूम में आकर जब उसने वॉश बेसिन में मुंह धोकर शीशे में देखा, तो अचानक उसकी नजर अपनी गर्दन पर गई। उसने देखा कि उसकी गर्दन पर कुछ उंगलियों के निशान थे। उन निशानों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो किसी ने उसका गला दबाया हो। ये सब देखकर भव्य काफी ज्यादा घबरा गई। उसे अच्छे से याद था कि सोने से पहले उसकी गर्दन पर ऐसा कोई निशान नहीं था। फिर अचानक से ये कैसे आ गया?
तभी भव्य को याद आया कि अभी थोड़ी देर पहले भव्य का दम घुट रहा था। इसका मतलब होना हो कोई उसका गला दबा रहा था। भव्य को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ कौन ऐसा कर सकता है, क्योंकि भव्य का कमरा अंदर से बंद था, तो ऐसे में कोई बाहर से तो आ ही नहीं सकता था। भव्य इन सब से काफी ज्यादा घबरा गई थी, इसलिए अब वो नवीन के आने का इंतजार करने लगी ताकि वो उसे ये सब बता पाए। शाम को जब नवीन वापस आया तो भव्य ने उसे सारी बात बताई। पहले तो नवीन को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन भव्य की गर्दन पर जो गला दबाने के निशान थे वो ऐसे ही नहीं बने हुए थे, और उसके घर में उसके माता पिता के अलावा उस समय कोई भी नहीं था, इसलिए वो भी ऐसा नहीं कर सकते थे। फिर नवीन को कुछ रात पहले की घटना भी याद आई। ये सब सुनकर भव्य काफी ज्यादा घबरा गई, और अब उन दोनों को समझ आ चुका था कि उनके घर पर कोई खतरनाक साया है, इसलिए उन दोनों ने घर पर दोबारा से हवन करवाने की सोची। नवीन के माता पिता को इससे काफी हैरानी हो रही थी कि आखिर इतनी जल्दी दोबारा से हवन करने की क्या जरूरत है, अभी अभी तो करवाया था। लेकिन नवीन ने उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। खैर, अगले ही दिन घर में दोबारा से हवन करवाया गया, और अब वे दोनों एकदम निश्चिंत थे कि अब सब ठीक है। 2-3 दिन तक तो सब सही रहा भी, लेकिन चौथे दिन उनके साथ दोबारा से एक भयानक घटना घटी। नवीन देर रात को जब पानी पीने रसोई में गया तो आते समय एक गेंद लुढ़क कर उसके पास आई। कहीं उस गेंद से कोई गिर ना जाए, यही सोचकर नवीन ने वो गेंद वापस से उसी ओर लुढ़का दी जहां से वो आई थी, और फिर नवीन वापस जाने लगा। अगले ही पल वो गेंद दोबारा से उसके पैरों के पास लुढ़क कर आई। नवीन ने उसे दोबारा से उसी ओर लुढ़का दिया। फिर अगले पल दोबारा से यही हुआ। उसी समय नवीन को याद आया कि इस घर में गेंद से खेलने वाला तो कोई है ही नहीं, तो फिर ये गेंद यहाँ कैसे? ये सोचकर नवीन काफी ज्यादा घबरा गया, और इसी दौरान वो गेंद वहां से गायब हो गई। ये सब देखकर नवीन फौरन दौड़कर अपने कमरे में आया, और दरवाजा लगातार उसने राहत की सांस ली। उसकी दिल की धड़कन काफी तेज थी। वो कुछ देर तक तो ऐसे ही दरवाजे की तरफ मुंह करके तेज तेज सांसें लेता रहा, और फिर उसके बाद वो बेड की ओर जाने के लिए पलटा ही था कि तभी अचानक एक गला सड़ा सा चेहरा उसके चेहरे के एकदम सामने आ गया, जिसके कारण उसकी चीख ही निकल पड़ी। नवीन की चीख की आवाज सुनकर भव्य उठ बैठी, और उसने दरवाजे के पास डरे सहमे से नवीन को देखा। भव्य उठकर उसके पास आई और उसे पहले संभाला और फिर पूछा कि आखिर क्या हुआ। तब नवीन ने उसे सारी बात बता दी। ये सब सुनकर भव्य काफी ज्यादा घबरा गई, और वो बोली, हमने दोबारा से हवन करवाकर भी देख लिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि इस घर में ही गड़बड़ है, और हमें जल्दी से जल्दी इस घर को छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर नवीन बोला, इस घर को छोड़कर हम जाएंगे कहां? तब भव्य कुछ सोचते हुए बोली, हमारा एक घर भी तो है जिसमें तुम सभी इस फ्लैट में आने से पहले रहा करते थे। हम सब कल के कल ही वहीं चले जाते हैं। भले ही वो इससे थोड़ा छोटा है, लेकिन जान है तो जहान है। नवीन को भव्य की बात ठीक लगी, और अब वो जैसे तैसे ये रात काटकर अगले ही दिन यहां से निकल जाना चाहता था। अगले दिन सुबह होते ही नवीन ने सामान बांधा और पूरे परिवार के साथ पुराने घर में शिफ्ट हो गया। आंचल को जब ये बात पता चली तो उसे काफी खुशी हुई, और वो उनसे मिलने के लिए आई। उस समय अपने भाई को इतना परेशान देखकर उसे असीम शांति मिल रही थी। नवीन अब वापस पहले वाले मकान में आ गया था, इसलिए उसे लगा था कि अब वो और उसका परिवार सुरक्षित है, लेकिन उसकी ये गलतफहमी जल्द ही दूर हो गई थी। अब तक तो नवीन और भव्य ही ये सब महसूस कर रहे थे, लेकिन अब जो नवीन की मां के साथ होने वाला था वो काफी भयानक था। देर रात नवीन की मां बाथरूम जाने के लिए उठी, लेकिन जब वो वापस जाने लगी तो उन्हें ऊपर वाले कमरों में से कुछ आवाजें आईं। रत्ना ऊपर जाकर देखने के लिए गई। वो आवाज एक कमरे में से आ रही थी। जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, एक भयानक सा साया उनके ठीक सामने आ खड़ा हुआ। उस भयानक साये को देखकर रत्ना काफी ज्यादा घबरा गई और चीखते हुए नीचे की ओर भागी। उनकी चीखों की आवाज सुनकर घर के सारे लोग उठ बैठे और बाहर जाकर देखने की सोची, लेकिन जैसे ही नवीन ने अपने कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था।
बाहर से अब भी उसकी मां रत्ना की चीखने की आवाजें आ रही थी, जिसे सुनकर नवीन काफी ज्यादा घबरा गया और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। नवीन के काफी कोशिश करने पर भी वो दरवाजा था कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी दौरान उसे बाहर से एकदम अपने कमरे के बाहर से अपनी मां की चीखने की आवाज आई। इसी के साथ ही यह आवाज आई कि वह दरवाजा पीट पीट कर मदद के लिए गुहार लगा रही थी। ये सब देखकर नवीन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने आप को इतना लाचार कभी महसूस नहीं किया था। उसकी मां चीख चीख कर मदद के लिए रो रही थी, लेकिन वह था कि अपनी मां की मदद नहीं कर पा रहा था। इसके अगले ही पल उसकी मां की आवाज बिल्कुल शांत हो गई। बाहर से अब कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। यह सब सुनकर नवीन पहले से काफी ज्यादा घबरा गया और वह दरवाजे को जोर जोर से धक्का मारने लगा। यह नवीन के दरवाजे को धक्का मारने का ही असर था या कुछ और कह नहीं सकते, लेकिन अगले ही पल वह दरवाजा ऐसे खुल गया जैसे कभी लगा ही ना हो। दरवाजा खुलते ही नवीन तेजी से बाहर की तरफ भागा और बाहर आकर उसने देखा कि उसकी मां बेहोश पड़ी हुई थी। यह देखकर नवीन काफी ज्यादा घबरा गया। उसने अपनी मां को गोद में उठाया और कमरे में ले जाने लगा। इसी दौरान नवीन के पिता भी बाहर आ गए। वह काफी ज्यादा घबराए हुए थे और बोले, क्या तुम लोगों ने भी वह आवाज सुनी थी? पता नहीं कैसे जब रत्ना चीख रही थी तब मैं दरवाजा खोल नहीं पा रहा था। यह सुनकर नवीन कुछ ना बोला। वो बस जल्दी से अपनी मां को कमरे में लेकर आया और उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद उन्हें होश आया। वह काफी ज्यादा घबराई हुई थी। डर के मारे उनकी आंखें अभी भी फटी हुई थीं और उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उन सब ने जैसे तैसे उन्हें संभाला, लेकिन इन सब के बाद वो पूरा परिवार पूरी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह सबसे पहले जाकर पंडित को बुलाकर इस घर में पूजा पाठ किया गया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हो ना हो उनके पीठ पीछे इस घर पर किसी ने कुछ कर दिया है। ये करने के बाद जहां नवीन के माता पिता को तसल्ली थी कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, वहीं भव्य को शक था कि कहीं अब भी वही सब ना हो। इसलिए उसने नवीन से इस बारे में बात की और कहा कि ये कोई आम चक्कर नहीं है, जरूर कोई गड़बड़ है, इसलिए सिर्फ पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा, किसी तांत्रिक से कोई उपाय करवाना पड़ेगा। तब नवीन ने उसे ये कहकर टाल दिया कि अब अगर ऐसा कुछ होगा तो वो लोग किसी तांत्रिक को ढूंढ लेंगे। इन सब के 4-5 दिन हो गए, लेकिन घर में सब सामान्य ही था। इसलिए नवीन को लगा कि सब ठीक है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। नवीन इन सब को भूलकर वापस सामान्य जीवन जीने लगा और इन सब के 10 दिन बाद भव्या ने बताया कि वो मां बनने वाली है। ये सुनकर सारे लोग काफी खुश हुए, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर न रह सकी। इन सब के 1 महीने बाद छुट्टी वाले दिन भव्य जब अपने कमरे में लेटी हुई थी तो उसे उसके पेट पर एक दबाव महसूस हुआ। भव्या ने जब घबराकर अपनी आंखें खोली तो पाया कि वहां नवीन के अलावा और कोई नहीं था। अब इससे पहले कि भव्या दोबारा सोने की कोशिश करती, उसके पेट पर उसे भार महसूस होने लगा। इन सब से भव्य काफी ज्यादा घबरा गई और उठ बैठी। उसे ऐसे देखकर नवीन ने उससे पूछा कि क्या हुआ, वो इतनी घबराई हुई क्यों है, क्या उसने कोई बुरा सपना देखा? ये सुनकर भव्य घबराते हुए बोली कि पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे पेट पर कोई भारी सी चीज रखी है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तुम प्लीज कुछ करो। ये सुनकर नवीन अपनी मां को वहां लेकर आया और वो दोनों मिलकर भव्य को संभालने की कोशिश करने लगे। नवीन भव्य का पेट मसलने लगा ताकि उसे थोड़ा आराम मिले, लेकिन भव्य का दर्द कम नहीं हुआ और फिर थोड़ी ही देर में भव्य दर्द से तड़पते हुए बेहोश हो गई। ये देखकर नवीन उसे डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन काफी देर हो चुकी थी क्योंकि अब तक भव्य का बच्चा उसके पेट में ही मर चुका था। डॉक्टर ने बताया कि किसी भारी चीज के पेट पर रखे रहने के कारण ये हुआ है। भव्य को जब होश आया तो उसे इस बारे में पता चला। ये सुनकर भव्य को काफी ज्यादा दुख हुआ और वो रोने लगी। तब नवीन ने उसे संभाला, लेकिन अब भव्य का गुस्सा उसके ऊपर फूट पड़ा और वो रोते हुए बोली, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इन सब का कुछ करो, लेकिन तुम नहीं माने और आज तुम्हारी इसी बेवकूफ़ी की वजह से मेरा बच्चा मेरे पेट में ही मर गया।
ये सुनकर नवीन को काफी ज्यादा बुरा लगा, लेकिन वो अपना बच्चा खो चुका था और अब अपनी जीवन संगिनी को खोना नहीं चाहता था। इसलिए उसकी सारी बातें सुनकर भी शांति से सब सुनते हुए उसे अपने सीने से लगाए रखा। नवीन के घर का माहौल अब काफी बोझिल हो चुका था और ऐसे में आंचल वहां आई ताकि झूठी सांत्वना देने के बहाने अपने भाई को ऐसे दुखी देख सके। कुछ समय बाद वो तो चली गई, लेकिन अब नवीन किसी अच्छे तांत्रिक को ढूंढ रहा था ताकि वो उसके घर पर लगे इस ग्रहण को हटा सके। तब दोस्तों और रिश्तेदारों से बात करने के बाद नवीन को आखिरकार एक तांत्रिक मिल ही गया। नवीन ने उसे सारी बात बताई और फिर वो तांत्रिक बोला, शायद किसी ने जलन की वजह से तुम्हारे घर पर कोई प्रेत छोड़ा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर पर एक तांत्रिक क्रिया करूंगा जिसके बाद वो प्रेत वहां से चला जाएगा और इसके बाद मैं तुम्हारा घर बांध भी दूंगा ताकि दोबारा ऐसा ना हो। नवीन इसके लिए मान गया और फिर अगले ही दिन उस तांत्रिक को बुलाकर वो क्रिया करवाई। अजीबोगरीब मंत्रोच्चारण और अजीब चीजों की आहुति डालने से लेकर बकरे की बलि तक सारी चीजें उसमें हुई। इन सब के बाद पवित्र पानी को घर के एक एक कोने में डाला गया। हालांकि इसमें बहुत खर्चा आया था, लेकिन नवीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि अगर यह करने से उसका परिवार सुरक्षित था तो उसको कितना भी पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं थी। खैर, ये क्रिया करने के बाद घर के सभी लोगों को एक लाल धागा बांधा गया। इसके बाद वो तांत्रिक बोला, मैंने सब कर दिया है और अब वो शक्ति वापस नहीं आएगी, लेकिन आप लोग अपने हाथ में बंधे धागे को एक हफ्ते बाद खोलकर इसे बहते पानी में डाल आना, तभी ये उपाय पूरा होगा। इस पर घर के सभी लोग मान गए और फिर एक हफ्ते बाद उन सब ने वह धागा खोलकर बहते पानी में बहा दिया और अब वह सारे बिल्कुल निश्चिंत थे कि अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन यह उनकी गलतफहमी थी। उन्हें नहीं पता था कि अगर वह बार बार भी इस तरह की कोई क्रिया करते रहेंगे तो भी उनके घर के ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। उसका कारण था वो डिब्बा जो आंचल उनके घर पर देकर गई थी। वह उनके घर में नकारात्मक शक्तियों को बुलवा दे रहा था और अगर एक बार कोई नकारात्मक शक्ति चली भी गई तो फिर दोबारा कोई दूसरी आ जाती और यही इनके साथ बार बार होगा जब तक कि उस डिब्बे के दूसरे हिस्से को ना लगाया जाए। वहीं आंचल को जब इसका पता चला तो उसे शक होने लगा कि कहीं उस डिब्बे की शक्ति कम ना हो गई हो। तब उसने सोच लिया था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो उस तांत्रिक से इस बारे में बात करेगी। यहाँ आंचल चाहती तो अब भी सब ठीक हो सकता था, लेकिन आंचल जलन में इतनी ज्यादा अंधी हो चुकी थी कि उसके आगे उसे कुछ नहीं दिखा। उसने ये भी नहीं सोचा कि वो भी नवीन के परिवार का हिस्सा है। खैर, नवीन अब एकदम निश्चिंत था। वहीं भव्य भी अब आगे का सोचने लगी। उसने अपना पहला बच्चा खो दिया था और अब वो अपने बच्चे को पाना चाहती थी, इसलिए उसने इस बारे में बात की। तब नवीन ने उसे साफ साफ कह दिया कि अब जब तक तुम्हारा शरीर इसके लिए पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, वो लोग बच्चे का सोचने नहीं वाले। भव्य को भी ये बात ठीक लगी और अब वो भी अपने आप को पहले की तरह करने की कोशिश करने लगी। इन सबको मुश्किल से 15 दिन हुए होंगे कि तभी एक दिन शाम को जब भव्य ऑफिस से आई तो उसने देखा कि उसके घर में से सिलेंडर की बदबू आ रही थी। यह देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गई और फौरन किचन की तरफ दौड़ी। उसने देखा कि उसके किचन में सिलेंडर लीक कर रहा था। उसने फौरन सिलेंडर की मेन सप्लाई बंद की और सारे खिड़की दरवाजे खोलकर घर की सारी लाइट बंद कर दी। भव्य और नवीन को यह सिर्फ एक इत्तेफाक लगा, इसलिए उन दोनों ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। लेकिन अब ये लगभग हर रोज होने लगा था। कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता, कभी सिलेंडर लीक होने लगता और उनकी घर की मशीनें आए दिन बुरी तरह से खराब हो रही थी। कभी टीवी खराब होता, कभी मोबाइल तो कभी फ्रिज। इन सब के कारण नवीन और भव्य के काम के ऊपर भी असर हो रहा था और एक समय ऐसा आया जब लेआउट में नवीन को निकाल दिया गया और अब उस पूरे घर का खर्चा भव्य चला रही थी। लेकिन भव्य ने फिर भी ज्यादा एहसान नहीं दिखाया, क्योंकि ये सब होता रहता है। बल्कि ऐसे समय में वो नवीन को हिम्मत देती रही। इन सब के बारे में जब आंचल को पता चला तो उसे काफी खुशी हुई और वो नवीन के घर पहुंची और बातों ही बातों में बोली
कि अगर तुम लोगों को पैसों की जरूरत हो तो बताना। भले ही तुम्हारे पास काम धंधा नहीं है, लेकिन तुम्हारे जीजा जी बहुत अच्छा कमा रहे हैं। वो तुम्हारी इतनी मदद तो कर ही देंगे कि तुम्हारा घर अच्छे से चल जाए। ये सब सुनकर नवीन को काफी बुरा लगा, लेकिन फिर अगले ही पल भव्य बोली, नहीं दीदी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। भले ही इनकी जॉब चली गई है, लेकिन मैं इतना तो कमा ही रही हूं कि हमारे घर का खर्च आराम से चल जाए। और मैं कमाऊं या ये, बात तो एक ही है। ये हमारा घर है और इसमें योगदान देना हम सभी का काम है। ये सुनकर आंचल को काफी गुस्सा आया, क्योंकि भले ही नवीन का परिवार कष्ट में था, लेकिन फिर भी भव्य ने इस बात को जाहिर नहीं होने दिया। कहां तो वो ये सोचकर आई थी कि इन सबको सांत्वना देगी और जताएगी कि आंचल के पास अब भी इनसे ज्यादा संपत्ति है, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अब आंचल इसका इंतजार करने लगी कि कब इस परिवार की मुसीबतें और बढ़े। इन सब के बाद 1-2 महीने निकल गए, लेकिन अभी तक नवीन को नौकरी नहीं मिली। वहीं उनके घर पर इस तरह की गतिविधियां चालू थीं। इस दौरान एक बार तो रत्ना जी भी सीढ़ियों से नीचे गिर चुकी थी और उनका पैर टूट गया था, जिसके कारण वो बिस्तर पर थी। भव्य की अपनी माँ से बात होती रहती थी और भव्य ने अपने घर पर होने वाले इन छोटे मोटे हादसों के बारे में भी उन्हें बताया था, जिसे सुनकर उसकी माँ का माथा ठनका, क्योंकि हादसे एक आध बार होते हैं, लेकिन उसके घर पर तो अब आए दिन ही ये होने लगा था। अब भव्य की माँ को लगने लगा था कि हो ना हो नवीन के परिवार में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए उन्हें डर लगने लगा कि कहीं उनकी बेटी कभी इनमें से किसी हादसे का शिकार न बन जाए। इसलिए उन्होंने भव्य से कहा कि वो नवीन को छोड़ दे। अब भले ही भव्य की अरेंज मैरिज थी, लेकिन वो ऐसे कैसे इस मुसीबत के समय अपने परिवार का साथ छोड़ सकती थी। शादी तो साथ निभाने का नाम है ना, कि छोड़ने का। भव्य ने ये सब बातें अपनी माँ को समझाई, लेकिन जब वो ना समझी तो भव्य ने फोन रख दिया, लेकिन नवीन का साथ छोड़ने को राजी ना हुई। वहीं नवीन को अब गड़बड़ लगने लगी थी, इसलिए वो दोबारा से उसी तांत्रिक से मिला और उसे बताया कि उसके घर पर दोबारा से ये सब हो रहा है। ये सुनकर वो तांत्रिक बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर तुम्हारे घर पर रोज ही हादसे हो रहे हैं तो जरूर कुछ गड़बड़ है। इसके बाद उस तांत्रिक ने नवीन को कुछ नींबू और गुलाब दिए और कहा कि गुलाब को पानी में डालकर घर में किसी गुप्त जगह पर रख दो। अगर ये काला हो जाए तो समझ जाओ कि जरूर तुम्हारे घर में कुछ गड़बड़ है, और इसी के साथ ही ये नींबू भी घर के चारों कोनों में छिपा कर रख दो। फिर कल इसे मेरे पास लाना। अगर ये काटने पर लाल हुए तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा। इसके बाद नवीन वो सब लेकर घर आ गया और उसने उस तांत्रिक के कहे अनुसार वो गुलाब और नींबू रख दिए। अगले दिन उस गुलाब का पानी एकदम कोयले की तरह काला हो चुका था, और वो नींबू ले जाकर जब उस तांत्रिक ने काटे तो वो भी अंदर से बिल्कुल खून की तरह लाल थे। ये सब देखकर वो तांत्रिक घबराते हुए बोला, तेरे घर पर बहुत बड़ी बाधा आ चुकी है और वो इतनी आसानी से नहीं जाएगी, और मुझे नहीं लगता कि कोई अनुष्ठान करने से भी वो जाएगी। ये सुनकर नवीन काफी घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब उसके घर पर कैसे आया। तब उस तांत्रिक ने बताया, ये कोई भटकते प्रेत नहीं है जो ऐसे ही तुम्हारे घर पर आ गए। किसी ने तुम्हारे घर पर यह बाधा भेजी है। ये सुनकर नवीन को काफी ज्यादा हैरानी हुई। उसने बताया कि उसका तो कोई दुश्मन ही नहीं है जो उससे इतनी ज्यादा नफरत करता हो। ये सुनकर वो तांत्रिक बोला, अब जो है सो है, मुझे नहीं पता कि ये सब किसने किया है, लेकिन इससे बचने का रास्ता मुझे भी नहीं पता, क्योंकि तुम्हारे घर में इतनी नकारात्मक शक्ति है कि उसे निकाल पाना मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। मैं अपने कुछ तांत्रिक साथियों से इस बारे में बात करूंगा। अब हम सबके सहयोग से ही कुछ हो सकता है। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं पैसों के लिए ये झूठ बोल रहा हूं, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। मैं तुमसे इसके लिए एक पैसा भी नहीं लूंगा, क्योंकि पैसा तो मैं फिर भी कमा लूंगा, लेकिन ये मुसीबत जो तुम्हारे परिवार के ऊपर है उसकी वजह से किसी की जान भी जा सकती है, और मैं ये नहीं चाहता। इसलिए तुम निश्चिंत रहो और अपने घर जाकर जितना हो सके परिवार के साथ रहो। ये सब सुनकर नवीन काफी ज्यादा घबरा गया।
लेकिन वो ये बात भव्य को बताकर परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो बेचारी वैसे ही उसके पूरे परिवार का बोझ ढो रही है। यही सोचकर ये बात उसने अपने तक रखी। अब वो तांत्रिक अपने कुछ साथियों को इकट्ठा करके नवीन के घर की बाधा उतारने आने वाला था कि इसी दौरान भव्य जब सुबह सुबह ऑफिस जा रही थी, तभी सामने से आती एक तेज रफ्तार कार से उसकी स्कूटी टकरा गई। उस टक्कर में भव्य को काफी चोट लगी और वो वहीं बेहोश हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को फोन करके भव्य को अस्पताल भेजा और नवीन को बुलाया। नवीन को जैसे ही ये पता चला तो वो दौड़कर अस्पताल आया। भव्य बच तो गई थी, लेकिन उसे काफी चोट आई थी और उसकी एक बांह और पैर भी टूट गया था। नवीन को इस बात की काफी खुशी थी कि भव्य बच गई, लेकिन अब चूंकि भव्य 2 महीने के लिए बिस्तर पर आ गई थी, इससे इस परिवार का खर्चा चलना मुश्किल हो गया था और इन सब की वजह से उसकी जॉब भी चली गई थी। नवीन अपनी माँ और पत्नी का पूरा ख्याल रख रहा था, लेकिन अब इनके घर में पैसों की काफी दिक्कत आ गई थी, जिसके कारण नवीन को काम वाली को हटाना पड़ा। अब वो घर के सारे काम खुद करने लगा, घर के खर्चों में कटौती करने लगा। ये सब देखकर उसकी सारी बहनें उससे मिलने आई। उस दिन रक्षाबंधन का दिन था। नवीन ने राखी तो बंधवा ली थी, लेकिन उसके पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। इसलिए नवीन को काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि कहाँ तो वो अपनी बहनों को सोने के उपहार देता था, लेकिन आज उसके पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। आंचल को ये सब देखकर काफी खुशी हो रही थी, लेकिन भव्य अपने पति को ऐसे बेबस नहीं देख सकती थी। इसलिए उसने अपनी महंगी महंगी कुछ साड़ियां, जिसे कि उसने कभी पहना नहीं था, उसे लेकर अपनी सभी नंदों को एक एक दे दिया। नवीन की बहनें मना करती रहीं, लेकिन बहनों को रक्षाबंधन पर खाली हाथ भेजना अच्छा नहीं होता। ये बोलकर भव्य ने वो उन्हें दे दी। नवीन को इससे काफी खुशी हो रही थी, क्योंकि अपनी बहनों के आगे नवीन को काफी शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन भव्या ने अपनी तरफ से बात संभाल ली। कुछ देर बातें करके उसकी बहनें वहां से चली गई और नवीन बोला, बहुत बहुत शुक्रिया भव्या, तुमने आज मेरी लाज रख ली, लेकिन वो साड़ियां तो तुम्हें कितनी पसंद थी ना। ये सुनकर भव्य मुस्कुराते हुए बोली, साड़ियां दोबारा आ जाएंगी, लेकिन अगर सबके सामने आज आपका अपमान होता तो वो सही नहीं होता। इस पर नवीन कुछ न बोला और ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगा कि जल्दी ही सब ठीक हो जाए। वहीं दूसरी तरफ उस तांत्रिक ने सब कुछ करके देख लिया था, लेकिन नवीन के घर की बाधा उतर ही नहीं रही थी। इसलिए वो अब कुछ साधुओं से मिलने के लिए निकल पड़ा। वहीं अब नवीन की सेविंग्स भी खत्म होने लगी थी और नवीन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहता था। इसलिए उसने फैसला किया कि उसने गांव में जो जमीन बटाई पर दे रखी है, उसे अब से खुद करेगा। गांव में उसका अपना घर भी था, इसलिए अब वो अपने परिवार के साथ वहीं चला जाएगा। यही सोचकर नवीन ने अपनी गाड़ी में सारा जरूरी सामान लादा और गांव के लिए निकल पड़ा। इस दौरान उसने अपना फ्लैट और घर किराए पर चढ़ा दिया, ताकि थोड़ा पैसा आता रहे। गांव में भी इनकी मुसीबतें कम ना हुई। इनकी फसल खराब हो गई, लेकिन नवीन ने फिर भी हार नहीं मानी और अब उसने ऐसी फसल करने की सोची जो आराम से उग जाए। वहीं दूसरी तरफ आंचल बहुत खुश थी कि उसका भाई अब बिल्कुल पहले की तरह हो गया था, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा दिन तक न रह सकी। एक दिन शाम के समय उसका पति जब घर आ रहा था तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। हालांकि उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई, लेकिन उसे कुछ दिनों तक डॉक्टर ने आराम करने की सलाह जरूर दी थी। आंचल अपने पति की सेवा करने लगी कि तभी इसके 2 दिन बाद ही उसका बेटा पतंग उड़ाते हुए छत से नीचे गिर गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चूंकि वो 4थी मंजिल से नीचे गिरा था, उसके सिर पर काफी ज्यादा चोटें आई थीं और वो कोमा में चला गया। आंचल अपने बेटे के लिए भगवान से दुआ मांगने लगी। इसी दौरान जब नवीन को इस बारे में पता चला तो वो आंचल से मिलने आ पहुंचा। उसने उसे संभाला और अब अस्पताल की सारी भाग दौड़ करने लगा। इन सब के कुछ दिनों बाद आंचल के बेटे को होश आ गया और होश में आते ही सबने उससे पूछा कि आखिर तुम गिरे कैसे। तब उस बच्चे ने कहा, पता नहीं उस समय क्या हुआ था, मैं पतंग उड़ा रहा था कि तभी अचानक एक काले साए ने मुझे खींचकर छत से नीचे गिरा दिया
उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। ये सुनकर आंचल काफी ज्यादा घबरा गई और उसने अपने घर के लिए एक हवन रखा। उस हवन के बाद नवीन वापस गांव आ गया, जहां जाकर उसे पता चला कि उसकी मां 4-5 दिनों से बुखार में तप रही थी। नवीन ने रत्ना देवी को कई डॉक्टरों को दिखाया और काफी पैसा बहाने के बाद आखिरकार उनकी जान बच पाई। इन्हीं सबके दौरान भव्या की मां वहां आई और नवीन से लड़ने झगड़ने लगी, क्योंकि उन्होंने उसका पैसा और अच्छी नौकरी देखकर भव्या की शादी उससे करवाई थी। लेकिन अब वो ऐसे तंगहाली में जी रहे थे। तब भव्या ने उन्हें साफ साफ कह दिया कि अगर आप मुझसे रिश्ता रखना चाहती हैं तो ढंग से बात कीजिए, वरना नहीं। नवीन को पता था कि भव्या को उसकी वजह से काफी परेशानी हो रही है, इसलिए वो उससे बोला कि कुछ दिन अपने मायके रहकर आ जाए। भव्या जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन नवीन ने उसे समझाया कि उसकी मां उसे ऐसे देखकर काफी दुखी हैं, इसीलिए कुछ दिन उनके साथ अच्छे से रह आए ताकि उन्हें भी अच्छा लगे। इसके बाद भव्या अपने मायके आ गई। यहाँ भव्या की मां चाहती थी कि भव्या वापस वहां कभी न जाए। वहीं भव्या की भाभी शिवानी चाहती थी कि भव्या की जिंदगी पहले की तरह हो जाए। भव्या अपनी भाभी का काफी सम्मान करती थी और उन्हें सारी बात बताती थी। भव्या की बातें सुनकर शिवानी को शक हुआ कि जरूर किसी ने नवीन से जलन की वजह से ये सब किया है, लेकिन भव्या ने बताया कि नवीन तो ज्यादा किसी से कोई मतलब ही नहीं रखता, तो इसका सवाल ही नहीं उठता। लेकिन फिर उसकी भाभी बोली, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। जिसने भी ये किया है वो जरूर कोई तुम्हारे घर का है, जिसका तुम्हारे घर पर आना जाना काफी होता है। और हो ना हो, जब तुम लोग परेशान होगे वो तुम्हारे परेशान चेहरे देखने आया होगा। तुम्हारे साथ जब से ये होने लगा है तब से कोई ऐसा है जिसका तुम्हारे घर पर आना जाना ज्यादा हुआ हो। ये सुनकर भव्या को याद आया कि कैसे आंचल उस समय दौड़ दौड़ कर आती थी, जबकि उसका घर उनके घर से 3 घंटे की दूरी पर था। अब भव्या को भी आंचल के ऊपर शक होने लगा था, लेकिन ये अपने पति से कैसे बोले। वहीं अपनी ननद की गृहस्थी खराब होता देखकर शिवानी ने अपनी मां से इस बारे में बात की। उसकी मां ने एक सिद्ध बाबा का नंबर उसे दिया और फिर शिवानी भव्या को लेकर उस साधु के पास आ गई। उन्होंने उस साधु को सारी बात बताई। तब वो साधु बोले, ये सब तेरे किसी करीबी का किया धरा है। उसने एक नकारात्मक वस्तु तेरे घर पर रख दी है, उसी से ये सब संकट तुम्हारे परिवार पर आ रहा है। अगर समय रहते कुछ न किया गया तो अनर्थ हो जाएगा। ये सुनकर भव्या को याद आया कि उस दिन बिना बात के आंचल ने उसे वो सोने के झुमके दिए थे और उसी के साथ ही वो एंटीक डिब्बा भी दिया था। भव्या ने ये बात उन बाबा को बताई। तब वो बाबा बोले, हो सकता है कि ये वही चीज हो, लेकिन अब हमें इसका पता भी चल चुका है, तो भी कुछ कर पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि इस डिब्बे का एक जरूरी हिस्सा उसके पास होगा जिसने ये सब किया है, और वो इतनी आसानी से वो देने से रहा, और वो हिस्सा मिलने पर ही इस डिब्बे को वापस सामान्य किया जा सकता है। ये सब सुनकर भव्य को काफी ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि नवीन अपनी बहनों का इतना ज्यादा सम्मान करता था, उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ता था। फिर भी उसकी सगी बहन ऐसा कुछ करेगी, ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। भव्य चाहती थी कि अब ये सब आगे ना बढ़े, इसलिए वो फौरन आंचल के घर गई और उसे सीधे से कहा कि आपको इनसे इतनी समस्या थी, ये मुझे पता नहीं था। आप कहेंगी तो मैं इन्हें बोल दूंगी कि आपको परेशान ना करें, लेकिन प्लीज आप भगवान के लिए ये सब बंद करने के लिए उस डिब्बे का दूसरा हिस्सा हमें दे दीजिए। हम पहले ही बहुत बर्बाद हो चुके हैं, इसलिए अब हमारे ऊपर रहम कीजिए, वो आपके सगे भाई हैं। बोलते बोलते भव्या उसके सामने रोने गिड़गिड़ाने लगी। आंचल को यह सब देखकर काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन उसका मन अभी भी भरा नहीं था, इसलिए वो बोली कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। भव्या ने काफी कोशिश की कि आंचल वो हिस्सा उसे दे दे, यहां तक कि उसने उसके पैर भी पकड़े, लेकिन आंचल अपनी बात पर अडिग रही। वहीं आंचल के पति ने यह सब देख लिया और भव्या को ऐसी हरकतें और ये सब बोलता देखकर काफी गुस्सा आया और उसने भव्या को वहां से निकल जाने को कहा। भव्या वहां से चली तो गई,
लेकिन उसके जाने के बाद आंचल के पति ने नवीन को फोन करके ये बता दिया कि कैसे भव्य आंचल पर इतना गंदा इल्जाम लगा रही थी। नवीन ने इसके लिए माफी मांगी, लेकिन उसे ये भी पता था कि भव्या ये सब बेवजह नहीं बोलेगी, इसलिए वो अगले ही दिन भव्य को लेने उसके ससुराल पहुंच गया। अब चूंकि नवीन के हालात ऐसे नहीं थे, इसलिए भव्य की मां को उसका वहां आना पसंद नहीं आया, लेकिन बेटी की जिद के आगे वो क्या ही कर सकती थी, इसलिए झूठे मुंह ही सही उसने नवीन को चाय पानी पूछा। इन सब के बाद नवीन भव्य को लेकर घर आ गया। यहां आकर उसने आंचल के घर पर हुई सारी बात बताई। यहां भव्य को यही लगा था कि नवीन उसकी बात का यकीन नहीं करेगा, क्योंकि ज्यादातर भाई तो अपने खून के रिश्तों को ही तो बड़ा मानते हैं जब तक कि उन्हें ठोकर न लग जाए। लेकिन नवीन को पता था कि भव्य समझदार लड़की है, वो ऐसे ही कुछ नहीं करेगी, इसलिए उसने उससे सब सच सच पूछा। जब भव्य ने उसे ये सब बताया तो उसे काफी बुरा लगा। नवीन भी ये नोटिस कर रहा था कि आंचल का व्यवहार पहले से काफी बदल गया है, लेकिन वो ऐसा कुछ करेगी ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन उसे पता था कि भव्य झूठ नहीं बोलेगी, लेकिन उसे ये भी पता था कि आंचल ये बात कभी नहीं मानेगी, इसलिए चुपचाप ये सब होने देने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ उस डिब्बे की नकारात्मकता अब नवीन और आंचल के साथ साथ उनकी बाकी की बहनों के ऊपर भी जा रही थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि नवीन की बहन मीना की सास जो रात में सोई, सुबह उठी ही नहीं। ये सब देखकर नवीन काफी ज्यादा घबरा गया और अब उसने आंचल से इस बारे में बात की। उसने उससे कहा कि वो उससे नाराज नहीं होगा, बस वो उस डिब्बे का बाकी हिस्सा दे दे। लेकिन आंचल बोलती रही कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। वहीं ये सब सुनकर उसके पति को काफी गुस्सा आया और उसने नवीन को जलील करके घर से बाहर निकाल दिया। इस दौरान नवीन उससे बोला कि ये सब यहीं रोक दो दीदी, कहीं ऐसा ना हो कि इसके लिए बहुत लेट हो जाए। आंचल अपनी जलन में इतनी ज्यादा अंधी हो चुकी थी कि उसे सही गलत कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। इन सब के 2-4 दिन बीते होंगे कि आंचल के पति का काम थोड़ा मंदा चलने लगा, जिसका परिणाम ये हुआ कि अब धीरे धीरे करके उनके घर की हालत भी खराब होने लगी। इसी दौरान आंचल के ससुर को लकवा मार गया, जिसका इलाज भी चलने लगा, जिससे घर की हालत और खराब होने लगी और अब जरूरी खर्चों के लिए आंचल का पति सेविंग्स निकालने लगा। ये सब देखकर आंचल की सास ने आंचल के पति से कहा, आंचल के भाई ने कहा था कि अगर समय रहते सब ठीक नहीं हुआ तो सब बर्बाद हो जाएंगे। तेरा काम ठप्प पड़ गया, तेरे पिता बीमार पड़ गए और मुझे कभी कभी घर पर अजीब साए घूमते हुए नजर आते हैं और सुना है कि बहू की बहनों के ससुराल में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है। कहीं इन सब बातों में सच्चाई तो नहीं है? आंचल के पति को उस पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो ये मानने को राजी ही नहीं था। इन्हीं सब के दौरान खबर आई कि नवीन की मां बीमारी की वजह से जा चुकी है। ये सुनकर आंचल को काफी धक्का लगा, क्योंकि वो अपनी मां को ऐसे मरते हुए नहीं देखना चाहती थी। वो जल्दी से गांव पहुंची और रत्ना देवी के शव से लिपट लिपट कर बहुत रोई। इन सब के दौरान आस पड़ोस के लोग आंचल के पति और सास से बोले, बेटा बहू बेचारे बड़ी सेवा कर रहे थे, लेकिन पता नहीं कौन सा भूत इनके ऊपर चिपक गया कि ये बीमारी से ठीक ना हुई और कल रात को खून की उल्टियां करके खत्म हो गई। हमारे सामने इतने सारे तांत्रिक आए, लेकिन बेचारे कुछ ना कर पाए। पता नहीं कौन सा टोना किया है इस परिवार के ऊपर, भगवान दुश्मन को भी ये दिन ना दिखाए। ये सब सुनकर आंचल का पति काफी ज्यादा घबरा गया। वो अपने परिवार का ये हाल नहीं चाहता था, इसलिए उसने सोच लिया था कि अब अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो आंचल को छोड़ देगा, लेकिन ये आगे चलकर उसके लिए एक बहुत बड़ी भूल साबित होने वाली थी। रत्ना देवी के क्रियाकर्म के बाद आंचल का परिवार वापस आ गया। जाते समय नवीन ने उससे कहा कि आज मां तुम्हारी वजह से हमें छोड़कर चली गई, इसलिए अब हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। मां के साथ तुम भी हमारे लिए मर गई। आंचल अगर चाहती तो उसकी मां बच सकती थी, लेकिन उसने जलन में अंधे होकर ऐसा नहीं किया। अब उस घर में नवीन, भव्य और शंभू जी ही रह गए थे।
उनके घर पर पैसों की काफ़ी दिक्कत आ रही थी, लेकिन ऐसे समय में शिवानी ने उसका साथ नहीं छोड़ा। वो उन लोगों की थोड़ी मदद कर दिया करती थी। नवीन मना करते तो वो बोलती कि जब आपके घर पर सब सही हो जाएगा तब आप ये पैसे हमें लौटा देना। नवीन के घर पर पैसों की काफ़ी दिक्कत थी। नौकरी मिल नहीं रही थी, फसल खराब हो रही थी, बीमारी और चोट आए दिन लगती रहती थी और घर पर आए दिन कुछ ना कुछ पूजा पाठ भी होता ही रहता था, इस उम्मीद के साथ कि शायद इनसे कभी ना कभी तो सब सही हो जाए। कुछ दिनों बाद नवीन के घर में सब कुछ सही तो नहीं हुआ, लेकिन नवीन और भव्य की एक अच्छी कंपनी में जॉब जरूर लग गई। इन दोनों को पता था कि यह जॉब भी उनकी ज्यादा दिन नहीं रहने वाली, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि जॉब कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि घर पर पैसों की भी दिक्कत है। इसलिए यह दोनों वापस काम के लिए शहर आ गए। यहाँ आकर यह दोनों सड़क पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान से चलते ताकि एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए। वह अजीबोगरीब घटनाएं उनके घर पर अभी हो रही थी, लेकिन यह दोनों इतनी मेहनत और लगन से काम कर रहे थे कि इनका काम काफ़ी अच्छा चल रहा था। वहीं इसी दौरान खबर आई कि नवीन की बहन माया छत से गिर गई है और उसे काफ़ी चोट आई है। यह सुनकर नवीन काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और माया के घर पहुंचा। माया बच तो गई थी, लेकिन सर और हाथ पैर में काफ़ी चोटें आई थे। जब नवीन उसके साथ अकेला था तो वह बोली, तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, लेकिन मुझे कुछ दिनों से कुछ अजीब से साए परेशान कर रहे हैं और मुझे छत से भी उन्होंने ही गिराया था। मुझे लगता है कि वह मुझे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन वह मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। मैंने पूजा पाठ हवन वगैरह सब करवा कर देख लिया, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। यह सुनकर नवीन काफ़ी ज़्यादा घबरा गया, लेकिन अब वह करे भी तो करे क्या, क्योंकि आंचल तो उसकी कोई बात सुनने को ही तैयार नहीं थी। इसलिए उसने माया से कहा कि वह किसी तांत्रिक से ताबीज़ वगैरह लाकर अपने और घर के सभी लोगों को बांध दे, इससे शायद कोई बात बन जाए। माया ने ऐसा ही किया और इन सबसे माया की परेशानी काफ़ी हद तक कम हो गई। वहीं दूसरी तरफ आंचल के पति का काम इतना ज़्यादा खराब चल रहा था कि उसे बंद ही करना पड़ा। अब उसका पति भी काम ढूंढने के लिए जगह जगह भटक रहा था। उनके घर के हालात काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ नवीन और भव्य को दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा होता देखकर आंचल को दोबारा से तकलीफ हो रही थी, लेकिन उसे पता था कि उस डिब्बे की वजह से उनके अच्छे दिन ज़्यादा दिन नहीं चलने वाले। वो यही सोच सोच कर मन ही मन खुश हो रही थी, लेकिन उसके घर के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके थे कि एक दिन जब आंचल के बेटे का स्कूल से घर आते समय एक्सीडेंट हो गया तो अब उनके पास उसका इलाज करवाने के भी पैसे नहीं थे। आंचल के पति ने जैसे तैसे पैसों का इंतज़ाम करके अपने बेटे का इलाज शुरू किया, लेकिन आंचल के बेटे के दिमाग में खून का थक्का जम गया था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। अपने इकलौते पोते की मौत पर आंचल की सास को काफी दुख हुआ और उसने सबके सामने ही आंचल को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। इस बात से आंचल को काफी ज्यादा धक्का लगा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। वहीं आंचल के पति को अब थोड़ी गड़बड़ लगने लगी थी, इसलिए उसने किसी तांत्रिक को घर पर बुलाया, लेकिन यहाँ ये वही तांत्रिक निकला जिसके पास से आंचल वो डिब्बा लेकर आई थी। आंचल को वहां देखकर उसे काफी ज्यादा हैरानी हुई। जब उस तांत्रिक को उस घर के हालात का पता चला तो उससे रहा नहीं गया और वो बोला, ये मत भूलना कि तुम भी उसी की बहन हो, इसलिए ये सब तुम्हारे ऊपर भी आएगा। अब तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, वो डिब्बा जब तक बंद नहीं होता ये सब चलता रहेगा। ये सब सुनकर आंचल के पति को काफी गुस्सा आया, क्योंकि उसकी पत्नी की वजह से न सिर्फ उसका काम बंद हो गया बल्कि बेटा भी मारा गया। उसने गुस्से में आंचल को थप्पड़ जड़ दिया। यहां आंचल की सास ने दिमाग से काम लेते हुए उस तांत्रिक से पूछा, आपने कहा कि यह डिब्बा उन्हीं लोगों को नुकसान पहुंचाएगा जिनका रिश्ता नवीन से होगा। हमारा नवीन से रिश्ता आंचल की वजह से है, तो अगर आंचल से रिश्ता खत्म कर लिया जाए तो सब सही हो जाएगा। इस पर उस तांत्रिक ने हाँ कर दिया। ये सुनकर उसके पति और सास ने आंचल को घर से जाने को कह दिया। ये सब सुनकर आंचल काफी ज्यादा घबरा गई, क्योंकि मायके में तो अब नवीन भी उसे नहीं रखेगा। इसलिए उसने कहा कि वह उस डिब्बे के दूसरे हिस्से का पता बता देंगी, लेकिन उसे घर से मत निकालो।
लेकिन उसका पति नहीं माना और उसे घर से निकाल दिया। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं तो आंचल कभी भी नहीं चाहती थी कि सब कभी भी सही हो, इसलिए उसने शुरुआत में ही उस डिब्बे के दूसरे हिस्से को तोड़कर फेंक दिया था और अब वह चाहकर भी कुछ भी ठीक नहीं कर सकती थी। आंचल का पति अपने घर में और बर्बादी नहीं चाहता था, इसलिए उसने आंचल को घर से बाहर निकाल दिया। वहीं वो तांत्रिक नवीन का पता लेकर उसके घर पहुंचा और उसे सारी बात बताई और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था। मुझे नहीं पता था इसकी कीमत इस परिवार को ऐसे चुकानी पड़ेगी। तुम्हारी बहन ने उस डिब्बे के दूसरे हिस्से को तोड़कर फेंक दिया है, इसलिए सब कुछ ठीक भी नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम्हें इंतजार इस बात का करना होगा कि सब अपने आप ठीक हो जाए। अगर डिब्बे का वह हिस्सा टूट जाए तो फिर 10 साल के अंदर अंदर डिब्बे की शक्ति खत्म हो जाएगी। तुम्हें इन सब से 2-3 साल हो चुके हैं, बस कुछ साल और काटने हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इसको थोड़ा आसान कर दूंगा। मैं इस डिब्बे को अपनी तांत्रिक क्रिया से बांध दूंगा, क्योंकि यह मेरा बनाया हुआ है, इसलिए इसे मैं ही बांध सकता हूं। इसके बाद इसकी शक्ति काफी कम हो जाएगी, जिससे कि किसी की जान दोबारा न जाए, लेकिन तुम सभी को थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। नवीन इसके लिए मान गया और उस तांत्रिक ने कुछ तांत्रिक क्रियाओं से उस डिब्बे की शक्तियों को थोड़ा बांध दिया, जिससे अब उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ आंचल के पति ने आंचल को तलाक दे दिया। वहीं जब उसकी बाकी बहनों को इस बारे में पता चला कि आंचल की वजह से उनके घर पर क्या क्या हो रहा है, तो उन सब ने भी आंचल से दूरी बना ली। आंचल को अपनी गलती पर काफी पछतावा हो रहा था। आज वह बिल्कुल अकेली थी और अपनी जिंदगी जीने के लिए छोटी मोटी नौकरी करने लगी, लेकिन आज उसके पास परिवार कहने के लिए कोई भी नहीं है। वही आंचल को छोड़ते ही आंचल के पति का काम फिर से चल निकला और कुछ ही समय में उसने दूसरी शादी कर ली। भव्य नवीन की जिंदगी भी वापस ट्रैक पर आ गई और कुछ समय बाद उन सबको इन अजीब सी चीजों से छुटकारा मिल गया। आंचल उन लोगों से अपने किए की माफी मांगकर उनकी जिंदगी में दोबारा आना चाहती है, लेकिन आंचल की वजह से उन सब ने क्या क्या खोया वो लोग ये भूल नहीं सकते थे। यहां तक जब उसकी मां मरी तब भी उसने अपनी गलती नहीं मानी, और आज जब वो बेसहारा है तो उसे सबकी याद आ रही थी। लेकिन अब कोई भी उसे अपनाना नहीं चाहता, क्योंकि आंचल की वजह से इन लोगों ने जो जो मुसीबतें झेली थी वह वे लोग सोचना भी नहीं चाहते। आंचल आज भी अकेली है। वह इस उम्मीद में है कि कब उसके भाई और बहनें उसे अपना ले, लेकिन शायद ये इस जन्म में तो मुमकिन नहीं है। तो साथियों, यह चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि किसी इंसान की तरक्की को देखकर अपने अंदर यह भावना न कर ले कि आखिर उसे तो इतना सब कुछ मिल रहा है और मुझे क्यों नहीं मिल रहा। तो देखो, अगर आपको भी जीवन में वह सब कुछ चाहिए जो सामने वाले को मिला है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, भगवान पर भरोसा करना पड़ेगा और मुसीबत में भगवान के आश्रय को छोड़कर और किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। केवल अपनी मेहनत और भगवान पर भरोसा रखो और किसी दूसरे से इस प्रकार की भावना मत रखो। और यहाँ पर तो एक बहन ही अपने भाई के प्रति इतनी दुर्भावना अपना ली। अब आज के समाज को कहें तो क्या कहें। अगर यही कलयुग है, यही इंसान का मॉडर्न होना है, तो ऐसी आधुनिकता को मिट्टी में दफन कर दो। हम जैसे पहले वाले थे, जब गांव गांव में भाईचारा था और लोग एक दूसरे की मुसीबत में साथ देते थे, वही टाइम कितना बढ़िया था। लेकिन आजकल ऐसा देखने को कहाँ मिलता है। आजकल शहरों की तो बात ही मत पूछो और गांव में भी पहले वाली बात रही नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी होगी। चलिए अब कुछ साथियों को धन्यवाद करते हैं। आंचल जोशी अलवर, सूखा जाट टोरंटो, नसीर खान कुरैशी गुलौठी, फेनिल सोनी सूरत, संजय हरियाणा, एंजेला शर्मा रायपुर, सुशांक चंडीगढ़, पवन गोंडा, संदीप कुमार रजवाड़ा, मनीषा दिल्ली। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस स्टोरी को तैयार करने में हमारी सहायता की है ममता सहाय ने। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर अनुभव के साथ।